हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ये जो पेपर है ये 22 नवंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर है। इसका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम मोनी है और मैंने NIT वारंगल से बीटेक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, AMU इज यूनिट ऑफ। AMU किसकी इकाई है? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का यूज करूँगी दोस्तों। ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम वाले बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ सकें। फर्स्ट ऑप्शन है मास, लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा मास। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU इक्वल टू होते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। AMU को डाल्टन भी कह सकते हैं। 1 डाल्टन इक्वल टू भी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, इफ x is displacement, time taken t, initial velocity u, final velocity v and acceleration a, which of the following equation is true? यदि x विस्थापन में लगने वाला समय t है, प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है तथा त्वरण a है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको 3 इक्वेशंस पता होनी चाहिए। 3 इक्वेशंस होते हैं। पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरा इक्वेशन होता है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। इसमें s है हमारा डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। v है फाइनल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा करेक्ट इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं u इक्वल टू v माइनस AT। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉ ऑफ मोशन में बी फ्रेज्ड एज एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। कि गति के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी पिंड की एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें जो भी लॉ है वो हम उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा गैलीलियो का नियम होता है वो क्या कहता है? गैलीलियो का जो नियम होता है वो हमारा कहता है कि अगर कोई बॉडी सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो अपना स्पीड कंटिन्यू रखता है कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी है तो वो गैलीलियो का नियम है। अगर कोई बॉडी सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो अपना पाथ कंटिन्यू रखेगा सेम पाथ में, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एरिस्टोटल ने कहा था कि बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन रखने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि गलत है। बाद में इसे न्यूटन ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि फोर्स की ज़रूरत तभी होगी जहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो एरिस्टोटल ने ये बात कही है, लॉ ऑफ मोशन में एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। और न्यूटन्स का जो नियम है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अपने रेस्ट में ही रहेगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हो, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी v and making an angle theta with the x-axis, then the vertical component of the velocity is given by the following formula। देखिए,
इसका अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में हम ब्रेक करेंगे तो v cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो v sin थीटा। एक बार हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई प्रक्षेप्य वेग क्षैतिज x अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया तो वेग ऊर्ध्वाधर घटक निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाएगा। देखिए, तो y डायरेक्शन में g लगता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अभी हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूला से बनेगा यह v टू u प्लस at। अगर हम मुझे इसे y डायरेक्शन में लगाना है a y इंटू टी। देखिए, वी वाई हमें निकालनी है, यू वाई क्या है v साइन थीटा। और देखिए v की डायरेक्शन ऊपर है, अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस जी इंटू टी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रोटेशन से है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r about an axis perpendicular to its plane and passing through its center। m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले पतले वृत्ताकार वलय का वलय तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें रिंग का, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके एक्सिस के अबाउट mr²। इसी तरीके से अगर डिस्क का होता तो डिस्क का होता है इस एक्सिस के अबाउट mr²/2। और जो डिस्क का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का होता है, और जो रिंग का होता है वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा द एक्सप्रेशन I⍵²/2 इज रोटेशनल। सूत्र I⍵²/2 घूर्णी को प्रदर्शित करता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लीनियर मोशन में बात करें तो हाफ mv² होता है। अगर इसे रोटेशनल में करेंगे तो हाफ m के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v के जगह ओमेगा, तो हाफ I⍵²। तो ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी को दिखाता है। अगर मान लो कि एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो एंगुलर मोमेंटम mv, और अगर रोटेशनल में बात करेंगे तो I इंटू ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई क्या है। हमें यूनिट निकालना है। यूनिट निकालना हो या फिर डायमेंशन निकालना हो तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले में ये जो पूछ रहा है वो आता है। तो हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, r² डिवाइडेड बाय मास का होल स्क्वायर। देन g इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg-2। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। A square tungsten slab of size 30 cm and thickness 5 cm is subject to a shearing force on its narrow face of 7.5 into 10⁷ Newton. The lower edge is riveted to the floor. How much in centimeter will the upper edge will be displaced? Shear modulus of tungsten दिया हुआ है। एक चौकोर टंगस्टन की 30 सेंटीमीटर भुजा की एक स्लैब जिसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर है की पतली फलक पर 7.5 इंटू 10⁷ न्यूटन का अपरूपक बल लगा हुआ है। दूसरा पतला फलक फर्श से क्लिक किया हुआ है। ऊपरी फलक कितना विस्थापित हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए ना ये जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। फोर्स लगाने के बाद ये किस तरीके से था वो मैंने ड्रॉ किया है कि नीचे वाला सरफेस तो फिक्स है, ऊपर फोर्स लगाया ना तो ये डेल्टा एल से यह डाइवर्ट हो गया। ये हमारा 30 सेंटीमीटर है और ये जो थिकनेस है, थिकनेस इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये जो है ना ये मोटाई थिकनेस ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो अगर एरिया इस फेस का एरिया देखेंगे,
इस फेस का एरिया, तो एरिया हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी है, जो कि दिया हुआ है हमारा 150 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। जी एफ एल ए डेल्टा एल, अगर मैं यहाँ से डेल्टा एल निकालूँ, एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। अब हमें सारी वैल्यू पुट करनी है और फिर हमारा डेल्टा एल आ जाएगा। फोर्स इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁷, लेंथ है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया मेरा 150 है, 150 सेंटीमीटर में स्क्वायर में है, तो 10⁻⁻4 इंटू जी आएगा ना, जी, एंड जी इज द 150 इंटू 10⁹ ये हमारा नीचे आ गया। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। देन करेक्ट आंसर इज 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट स्पेस थोड़ा बना लें। नेक्स्ट है 109, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लोवेस्ट रिलेटिव डेंसिटी। निम्नलिखित में से किसका अपेक्षित घनत्व सबसे कम होता है। देखिए, ये आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, आपको सारे की डेंसिटी का आइडिया होना चाहिए। तो एयर की डेंसिटी होती है 1.29 kg/m³। जो इंटर स्टेलर स्पेस होता है उसकी डेंसिटी होती है 10⁻⁻20 kg/m³। हाइड्रोजन की डेंसिटी होती है 9 इंटू 10⁻⁻2 kg/m³। और ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है 1.43 kg/m³। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम है इंटरस्टेलर स्पेस का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एटमॉस्फेयर कितना पास्कल के बराबर है। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन रिलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए पाइप टू चेंज इन काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, बर्नौली थ्योरम जो होता है, बर्नौली थ्योरम वो होता है P + ½ ρv² प्लस ρgh इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब हम इसको 2 पॉइंट पे लगा सकते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए पाइप टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों, देखें दोनों की हाइट सेम है, हाइट नेग्लिजिबल है, तो हम अगर 1 पे लगाएं और 2 पे लगाएं तो P1 + ½ ρv1² इक्वल टू P2 + ½ ρv2²। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वह रिलेट करता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेंचुरी मीटर इज ए डिवाइस टू मेजर द। वेंचुरी तापी तरलों के मापने की युक्ति है। देखिए, वेंचुरी मीटर से हम फ्लो स्पीड को मेजर करते हैं।
फ्लो स्पीड से मेजर करते हैं। देखिए किस तरीके का होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ पे एक थ्रोट होता है और यहाँ पे मैनोमीटर लगा रहता है, मैनोमीटर लगा रहता है। इसके हाइट के बेसिस पे हम क्यू की फार्मूला 2GH ऐसा प्रोपोर्शनल आता है। तो हमारा जो फ्लो स्पीड है उससे हम उसका मेजरमेंट हम वेंचुरी मीटर के हेल्प से करते हैं। H क्या है यहाँ पे, H है हमारा ये मैनोमीटर के में जो हाइट का डिफरेंस आता है वो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखें अभिकेंद्र त्वरण की इकाई क्या है। एक्सेलरेशन कैसा भी हो उसकी इकाई मीटर पर सेकंड ही होती है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक्सेलरेशन कैसा भी हो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन चाल कितना होता है। देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अगर एस्केप वेलोसिटी से अगर किसी को ऊपर फेंका जाता है तो वो वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आता है। इसकी वैल्यू होती है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है √2gm/r, जहाँ पे m है मास ऑफ द अर्थ और r है रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ये इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस नहीं आएगा। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर and its velocity at the end of time t is equal to a meter per second square, what will be its velocity at the end of time 2t। यदि कोई कण विराम से प्रारंभ करता है मतलब u 0 है और a मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित होता है, a एक्सेलरेशन है, और यदि t समय के पश्चात उसका वेग a हो जाता है तो 2t समय के पश्चात उसका वेग क्या होगा। देखिए ये फार्मूला लगेगा v = u + at। अब मैं t = t पे लगाती हूँ तो t = t पे v की वैल्यू a है, u की वैल्यू 0 है और एक्सेलरेशन a है। तो टाइम हमारा आ जाएगा 1। इस तरीके से v = u + at। अब मैं t = 2t समय पे लगा रही हूँ, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन a है 2 × tt, तो देन 2a, v = आ गया 2a। देन करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए फील्डर थ्रो ए बॉल एट 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the ground, how far in meter from the fielder does the ball land। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है। एक गेंदबाज 36 से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गेंद को फेंकता है, तो क्षेत्र रक्षक कितनी दूर पे गिरेगा। हमें रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला होता है v² sin 2θ/g। v 400 sin 30 क्योंकि थीटा 15 है, 40 × 1/2 = 20। इसके अलावा आपको मैक्सिमम हाइट की फार्मूला भी आनी चाहिए, u² sin² थीटा / 2g। एंड रेंज का फार्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस मैचेज विथ।
यंग गुणांक की बीमाएं किसके समान होती हैं? देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। देन देखिए तो अगर यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे तो ये सिमिलर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया किसका फॉर्मूला है? प्रेशर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर। नेक्स्ट है 118। The radius of gyration of a rod of length L rotating about an axis perpendicular to the rod at its midpoint is। L लंबाई की छड़ को अपने लंबवत मध्य बिंदु से गुजरती अक्ष के परित घूम रही है तो परिभ्रमण त्रिज्या होगी। देखें रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है I डिवाइडेड बाई M। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का अगर फिजिकल मीनिंग बोलें तो फिजिकल मीनिंग होता है कि वह बिंदु आता है जहाँ पर हम सारे मास को सपोज करते हैं कि सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होके घूम रहा है। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। और एक्सिस क्या है? एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द रॉड एट इस मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से पास होने वाला एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाय 12। अगर ये एक्सिस मिड पॉइंट से पास ना होकर यहाँ से एक एंड से पास होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाय 3। आपको ये याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसका डेराइव करने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में। द रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू ml² बाय 12 इंटू m से m कट गया, l बाय 12 2√3। देन करेक्ट आंसर हमारा है 4th। नेक्स्ट है 19। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ए डेप्थ ऑफ 1/7 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की त्रिज्या से 1/7 गुना गहराई पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए अगर पृथ्वी की गहराई मतलब अंदर पूछ रहा है, अंदर पूछ रहा है तो अंदर अगर d डिस्टेंस पे पूछता है ना तो g की वैल्यू होती है g0 इंटू 1 माइनस d बाई आर। तो हमारा g0 क्या है 10, 1 माइनस r बाई 7 है, r बाई 7 इंटू आर। देन हमारा g0 इंटू 6 बाई 7, हम वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 7। देन करेक्ट आंसर इज 8.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 20। इफ द फ्लो स्पीड ऑफ ए अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ ए विंग ऑफ एन एरोप्लेन आर 260 मीटर पर सेकेंड एंड 250 मीटर पर सेकेंड, द विंग कवर एन एरिया ऑफ 500 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी द लिफ्ट जनरेटेड इन किलो न्यूटन। मतलब फोर्स पूछ रहा है। टेक डेंसिटी ऑफ द एयर एज 1 kg पर मीटर क्यूब। यदि किसी वायुयान के भीतर पंखों के ऊपर नीचे के पृष्ठों पर वायु प्रवाह की गतियां क्रमशः 260 मीटर पर सेकंड और 250 मीटर पर सेकंड है, यदि पंखों का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो उस पर आरोपित उत्पादक बल किलो न्यूटन में ज्ञात करिए। देखें अगर मैं इसके अपर भाग को 1 से डिनोट करूं और लोअर भाग को 2 से डिनोट करूं और टॉप और बॉटम पे हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो अगर मैं लिख रही हूँ टॉप को मैंने 1 से डिनोट किया है तो P1 प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH। लेकिन जो H का टर्म होगा हमारा, ये जो एरोप्लेन होती है उसकी हाइट बहुत ही कम होती है तो हम H को नियरली इक्वल मान लेते हैं और H को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में H दिया हुआ भी नहीं है। P2 प्लस हाफ रो V² देन P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V² माइनस V1²। फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो दोनों तरफ हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन फोर्स इक्वल टू एरिया क्या है 500 है इंटू हाफ डेंसिटी 1 V2 मैंने 2 माना था लोअर को
ये मैंने टॉप को 1 माना है और इसको बॉटम को 2 माना है। देन यहाँ पे आ जाएगा 250 का होल स्क्वायर माइनस 260 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर 1275। हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड। देखिए इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा क्योंकि हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है। नेक्स्ट है 21। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम ऑफ एन सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जिसका स्थानांतरण दो या अधिक निकायों के बीच अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश में अंतर के कारण होता है। देखिए हीट क्यों ट्रांसफ़र होता है? जब कोई दो बॉडी के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसके कारण से हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 22। विच इज़ द करेक्ट फार्मूला एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल। देखिए ताप के सेल्सियस और केल्विन के पैमानों के बीच सही संबंध बताइए। केल्विन इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273.15। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। विच टेम्परेचर रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट जीरो? कौन सा तापमान शून्य को प्रदर्शित करता है? ठीक है, डिफरेंट स्केल्स में हमें रिलेशंस लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 212 -32 इक्वल टू, ये मैंने लिखा है फ़ारेनहाइट स्केल में जो आइस पॉइंट होता है और जो स्टीम पॉइंट होता है। 32 फ़ारेनहाइट होता है आइस पॉइंट और 212 स्टीम पॉइंट होता है। सेल्सियस स्केल में लिखेंगे -0 फ़ारेनहाइट -32 180 100 और सेल्सियस को हम लिख सकते हैं केल्विन -273.15 डिवाइडेड बाय 100। फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। केल्विन इक्वल टू, ये एब्सोल्यूट जीरो में 0 केल्विन एब्सोल्यूट है, 0 -273.15 डिवाइडेड बाय, इसको काट दिया 95 5 × 9 फ़ारेनहाइट -32। इसको सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट हमारा आ जाएगा -459.67। करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। फॉर एन आइडियल गैस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू, आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक किसके बराबर होता है? देखिए V इक्वल टू V0 × 1 प्लस अल्फ़ा V डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा V निकालेंगे V माइनस V0 अपॉन V0 इंटू डेल्टा टी, मतलब डेल्टा V भागा V0 इंटू डेल्टा टी। टी भी इक्वल टू NRT होता है। दोनों साइड में चेंज लिख लें, P डेल्टा V NR डेल्टा टी। देन डेल्टा V बाई डेल्टा टी इक्वल टू NR बाई P। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ NR बाई P और P V0 इक्वल टू NR, ये हो गया 1/T। तो अल्फ़ा V इक्वल टू 1/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थर्मोडायनामिक्स इज नॉट ए स्टेट वेरिएबल। ऊष्मागतिकी में एक अवस्था चर नहीं है। स्टेट वेरिएबल होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी गैस के लिए। इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। जो हीट होता है हमारा वो पाथ फंक्शन होता है। अगर इस पाथ के लिए इस तरीके से आया है तो नेक्स्ट पाथ के लिए अलग तरीके से आएगा। अगर इस पाथ को, अगर 1 यहाँ है 2 यहाँ है, अगर आपने इस पाथ को फॉलो करके हीट निकाला तो वैल्यू अलग आएगी। अगर आपने इस पाथ को फॉलो करके वैल्यू निकाला तो अलग आएगी।
तो हीट जो है वो हमारा स्टेट वेरिएबल नहीं है, वो हमारा पाथ वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज केप्ट फिक्स्ड थ्रू आउट इज कॉल्ड ए आइसोथर्मल प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का स्थिर रखा जाता है समतापीय प्रक्रम कहलाता है। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। Q1 इज हीट रिलीज टू द हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ए कार्नोट साइकिल वेयर Q1 इज द हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस फ्रॉम द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 and the Q2 is the heat released by the gas to the reservoir at temperature T2। देखिए ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पर से हीट लेता है और उसको वर्क में बदलता है, और पूरा वर्क में नहीं बदल सकते और कुछ हीट रिजेक्ट कर देता है। तो अगर इसकी इफिशिएंसी लिखें तो जो हमें चाहिए इसका आउटपुट वर्क है, और जो इसने लिया Q1, यहाँ से लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, देन W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। और कार्नोट साइकिल से इफिशिएंसी की वैल्यू होती है 1 माइनस T2 बाई T1। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1। देन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, इसको रिवर्स किया हुआ है। मोशन ऑफ ए बॉडी एज ए होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। किसी संपूर्ण पिंड को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति को क्या कहते हैं। देखिए इसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, जिसमें जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी है, तो इसका जितना भी मॉलिक्यूल है अगर ये यहाँ पे आएगा ना तो उसके सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल है, मतलब ये किसी गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल के मोशन, ये मॉलिक्यूल के मोशन आपस में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम है, ये यहाँ पे पहले एक्सट्रीम पे जाता है फिर मीन पे आता है, तो इस तरीके के मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। और वाइब्रेशन मतलब वो वहाँ पे ही कंपन कर रहा हो तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मेड अप ऑफ क्वार्क। क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। देखिए क्वार्क हमारा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है। पार्टिकल ऑफ मैटर है। 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। पहला होता है अप डाउन, दूसरा डाउन, तीसरा स्ट्रेंज, चौथा चार्म, चार्म और बॉटम और अप, बॉटम एंड टॉप। अप डाउन स्ट्रेंज चार्म बॉटम एंड टॉप, ये 6 तरह के क्वार्क होते हैं। तो जो पोट्रॉन होता है वो बनता है अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। एक अप क्वार्क चाहिए और एक डाउन क्वार्क चाहिए, तो इससे हमारा पोट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन को 2 डाउन क्वार्क चाहिए और एक अप क्वार्क चाहिए। तो क्वार्क से क्या क्या बनता है, पोट्रॉन और न्यूट्रॉन बनता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान क्या होता है। देखिए केबी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी R/N। R है हमारा गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल केल्विन डिवाइडेड बाय ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
6.08। एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पर मोल। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पर सेकंड है सेकंड। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, आप एग्ज़ाम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ये वैल्यू हम याद करेंगे, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। फॉर द इंटरनल एनर्जी E of an ideal gas is equal to the temperature N is the number of molecule in the sample and Kb is the Boltzmann constant। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है, तापमान N गैस के नमूने की अणुओं की संख्या है और Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। देखिए F/2 Kb इंटू टी इंटरनल एनर्जी, और गैस जो होता है वो किधर किधर जा सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, तीनों। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 3/2 Kb इंटू टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए 1 किलोमीटर लॉन्ग स्टील रेल सफ़र 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन बाय हाउ मच विल इट्स लेंथ इन इंक्रीज इन मीटर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज दिस। 1 किलोमीटर लंबी स्टील के छड़ के तापमान में 50 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी। देखिए L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा यहाँ लेंथ वाला ले रहे हैं, L माइनस L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ हमारा अल्फ़ा हमें निकालना है कितनी बढ़ेगी। L0 है 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर। अल्फ़ा दिया हुआ है हमारा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 एंड द सफ़र 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, ये हमारा 50 है। 1 2 3 4 -1 60 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10 then 0.6 and correct answer is third। Molecule of argon have how many degree of freedom। आर्गन गैस के परमाणुओं की स्वतंत्र कोटि कितनी होती है। देखिए आर्गन है, ये आर्गन है, ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, इसको छूट है वाई डायरेक्शन में जा सकता है, और इसको छूट है जेड डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसकी ट्रांसलेशनल हो गई 3, लेकिन इसकी रोटेशनल नहीं होगी क्योंकि आर्गन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, ट्रांसलेशनल होगी। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो ही लेना होता है। तो इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी जो कि ट्रांसलेशनल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस। एक परमाणु गैस के एक मोल की कुल आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है। देखिए इंटरनल एनर्जी होता है F/2 RT। मोनोएटॉमिक गैस है तो ये हमारा एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है और जेड में जा सकता है। इसकी ट्रांसलेशनल हो जाएगी 3, और मोनोएटॉमिक है तो रोटेशनल नहीं होगा क्योंकि अगर हम कोई भी एक्सिस लेते हैं तो पूरा का पूरा मास एक्सिस पे ही आ जाएगा, तो एक्सिस से डिस्टेंस ही नहीं रहेगा। आर की वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाएगी, तो रोटेशनल 0 हो जाएगा। और ट्रांसलेशनल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमें ये सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही कंसिडर करना है। वाइब्रेशनल क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो ही हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 RT। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36। 0 केल्विन इक्वल 0 केल्विन किसके बराबर होता है। सेल्सियस + 273.15 इक्वल टू केल्विन।
फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अगर हम 0 पुट करेंगे केल्विन को तो सेल्सियस आ जाएगा -273.15। 9/5 इंटू -273.15 प्लस 32। देखो 273 से बड़ा ही आएगा क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस में आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है इफ 100 ग्राम ऑफ आयरन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन 2 to 5 जूल ऑफ हीट देन इट्स टेम्परेचर विल राइज टू। अगर 20 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम को 2250 जूल ऊष्मा दी जाती है तो उसका तापमान होगा Q = mc डेल्टा T। हीट है हमारा 2250 ग्राम में है तो उसे हम किलोग्राम में बदल देने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। C दिया हुआ है 450 और डेल्टा T की वैल्यू हमें चाहिए। ये आ जाएगा 50। यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल है 20 तो T आ जाएगा हमारा 70। एंड करेक्ट आंसर इज 70। मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है 70। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ टू गैसेस A and B इफ टेम्परेचर ऑफ A मॉलिक्यूलर मास 16 इज 200 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ B मॉलिक्यूलर मास 400 केल्विन। दो गैसेस आणविक द्रव्यमान 16 और आणविक द्रव्यमान 2 की वर्ग माध्य मूल्य चालों का अनुपात ज्ञात करें यदि A का तापमान 200 है और B का 400 है। देखिए RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3RT/m। तो पहले हम A के लिए लगाते हैं 3R। A का टेम्परेचर 200 है, मोलर मास इसका 16 है। B के लिए लगाएंगे √3R, टेम्परेचर 400 है और इसका मोलर मास है 2। अब हम पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यानी VA/VB इक्वल टू, देखिए 3R से 3R गया 200/16 2/400 1/4। नेक्स्ट है हमारा 39। इफ एन इनक्लोज गैस इज कंप्रेस्ड टू 60% ऑफ इज इन ओरिजिनल वॉल्यूम देन बाय हाउ मच इन परसेंटेज विल इट्स प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1V1 इक्वल टू P2V2। पहले P1 था, पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में P2 निकालना है हमें। V2 कंप्रेस टू 60% मतलब 0.6 V1 हो गया। तो यहाँ से हमारा P2 आ गया 0.6। P2/P1 5/3। हमें परसेंटेज निकालनी है। 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, 2/3 इंटू 100। बाद में 5 हो गया, पहले 3 था तो ये आ जाएगा 66.7। करेक्ट आंसर इज 4। हीट इंजन टेक्स 750 जूल ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर एंड प्रोड्यूसेस 450 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। व्हाट इज इफिशिएंसी। एक ऊष्मा इंजन गर्म ऊष्मा भंडार से 750 जूल ऊष्मा लेता है और प्रत्येक चक्र में 50 जूल कार्य करता है। देखें इफिशिएंसी क्या होता है, जो हमें चाहिए डिवाइडेड बाई जो हमने उसको दिया। तो हमें चाहिए वर्क उसने कितना किया 450 जूल किया उसने वर्क,
और उसने हीट कितना लिया 750, देन 0.6। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। देखिए इसके बाद ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसके बाद मोशन रिपीट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। If f of t equal to a sin omega t plus b cos omega t is written as d sin omega t, then phi is equal to, यदि f of t a sin omega t plus b cos omega t को f of t equal to d sin omega t plus phi की तरह लिखा जाता है तो phi किसके बराबर है? अगर मैं इसको रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं अगर ये थीटा है, अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया तो a बाई रूट ओवर इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह फाई है तो यहाँ फाई लिख देते हैं, कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा साइन फाई, साइन इक्वल टू एल बाई हाइट, एल मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइट, कॉस ओमेगा टी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस फाई, और ये हमारा डी की वैल्यू जो थी डी आ गई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें निकालना है फाई इक्वल टू, अगर मैं tan फाई लिखती हूँ तो आ जाएगा b बाई ए, देन फाई इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोशन इज प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इन विच द लैटर मोशन टेक्स प्लेस। गति एक समान वर्तुल गति उस वृत्त के व्यास का प्रक्षेप होती है जिसमें वह वर्तुल गति होती है। ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, पूरा बॉडी ही मूव करता है। रोटरी मोशन में एक सेंटर के अगेंस्ट रोटेट कर रहा हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रोजेक्शन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ऑन ए डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज व्हिच डिस्प्लेसमेंट इज एफ ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सरल आवर्त गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा होती है जिसका विस्थापन एफ ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है। देखिए विस्थापन मीन्स वाई है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर वेलोसिटी होती है डी वाई बाई डी टी, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और अरेंज करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको एग्जाम में डिफ्रेंशिएट करके ये फॉर्मूला निकालनी नहीं है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, हाफ एम ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगी और अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
145. The displacement of a particle performing damping simple harmonic motion is B is a damping constant and A is a amplitude and omega is angular frequency of the damped oscillator. अवमंदित सरल आवर्तती कर रहे कण का विस्थापन होता है मंदन स्थिरांक आत्म के अवदंदित दोलन की आवृत्ति है। देखें ये सिंपली हमसे इक्वेशन ही पूछ रहा है, तो ये इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन होता है a इंटू ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा टी प्लस 5। देखिए जिस तरीके से SHM का इक्वेशन होता है उसी तरीके से डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू a ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर आपको रियल लाइफ में एग्जांपल ढूंढना है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, तो देखिए अगर कोई चीज़ अगर आवाज़ साउंड हो रही है, मान लीजिए हारमोनियम हम बजाते हैं तो कुछ देरों के बाद उसका साउंड कम हो जाता है, तो वो एक प्रकार का डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का अगर हम ग्राफ देखें तो इस तरह का आता है, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर जीरो हो जाता है। जो ऑटोमोबाइल में शॉक ऑब्जर्वर लगे रहते हैं वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन का ही एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ओमेगा टी प्लस 5। देखिए इससे और नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हम इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाकर हाफ एम बी स्क्वायर से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46. Waves associated with electrons are employed in electron microscope. तरंगे इलेक्ट्रॉन से संबंध होती है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास मास भी है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो वेव होगी उसे मैटर वेव कहते हैं, क्योंकि मैटर क्या होता है, एक मास होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के कारण जो वेव उत्पन्न होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। हार्मोनिक वेव क्या होता है, जो सिंपल हार्मोनिक वेव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा द स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इक्वल टू √t by x where t is a tension in the string and the unknown term x is। किसी तनित डोरी पर गमन करती हुई किसी अनुपस्थ तरंग कील v इक्वल टू √t by x होती है जहां डोरी में तनाव है, अज्ञात राशि x क्या होगा। जब भी ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव √t/μ। t होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इसका इमेज बनाऊं इस टाइप का होता है, टी ऊपर लगता है और वेट हमारा नीचे लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48. द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू f0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व if the both source and observer are stationary, vs is the speed of the source and v is the speed of wave। यदि स्रोत प्रेक्षक दूर जा रहा है तो प्रेक्षित आवृत्ति के बराबर होती है। प्रेक्षित आवृत्ति है जो स्रोत और प्रेक्षक दोनों विराम होने पर मापी गई है और vs स्रोत की चाल है और v तरंग की गति है। देखिए डॉपलर इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले f इक्वल टू f0 v0 VS इस तरीके से लिख देना है। अभी हम प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हमारा सोर्स है और यहाँ मेरा ऑब्जर्वर है। सोर्स है जो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो जो अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए अगर मैं नीचे प्लस साइन दूँ तो ही f की वैल्यू कम आएगी, और
ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, तो वी नॉट को 0 कर दिया, यहाँ प्लस माइनस कुछ देने का कोई मतलब नहीं है। तो एफ नॉट, इसको मैं लिख सकती हूँ v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी पावर -1 एंड करेक्ट आंसर इज 4th। इसको डिवाइड कर दिया है एफ नॉट 1 प्लस वी एस बाई वी के पावर -1। नेक्स्ट है 49, द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इन ए स्टेशनरी वेव। अप्रगामी तरंगों के दो क्रमागत एंटी नोड के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे एंटी नोड बनता है, यहाँ पे एंटी नोड बनता है। एंटी नोड वहाँ बनता है जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड और यहाँ पे नोड। इतना डिस्टेंस के बाद वो अपना शेप रिपीट कर रहा है, तो इतना डिस्टेंस तय करने के डिस्टेंस को लेमडा बोलते हैं। तो अगर दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो इसका जस्ट हाफ है, तो λ/2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन एन स्टैंडिंग वेव इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड द फर्स्ट हार्मोनिक हैज। दोनों सिरों पर खुले किसी पाइप की अप्रगामी तरंग प्रथम गुणावृत्ति में क्या होती है? देखिए, जो हमारा ओपन पाइप होता है, ओपन पाइप पे यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे एंटी नोड बनता है और यहाँ पे नोड बनता है। और फर्स्ट हार्मोनिक है, ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक ही मैंने बनाया है। और फर्स्ट हार्मोनिक में अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो वो होता है NV/2L। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा V/2L। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंटी नोड और 1 नोड। दो एंटी नोड, एक एंटी नोड गलत है, एक एंटी नोड गलत है, 2 एंटी नोड और 1 नोड। नेक्स्ट है हमारा, मैच द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड विथ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। प्राप्त हुई छवि की स्थिति के साथ उत्तल लेंस के सामने स्थित एक वस्तु की गति का मिलान करिए। देखिए, ये उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस। अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे होती है तो रे आती है वो पैरेलल आती हुई नजर आती है, और ये हमारा फोकस से होकर गुजरती है। ये तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रे इन्फिनिटी से आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। तो ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस साइड फोकस, तो इसका ए का 2 हो जाएगा। अगर फोकल पे है, देखिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर फोकल पे है तो वो पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि वो इन्फिनिटी पे मिलेगी एट फोकल पॉइंट। देन ऑन द अदर साइड मतलब इसका फर्स्ट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर है मतलब 2F पे है, 2F पे है तो जो 2 रे निकाल कर हम इमेज बना सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकलती है, लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए 2 ही रे की जरूरत होती है। तो एक मैंने लिया पैरेलल रे जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, और एक रे मैंने पोल से होकर गुजारा। तो ये जो रे होती है लेंस की दूसरी तरफ बनती है, और ये इन्वर्टेड बनता है, और ये 2F पे ही बनती है। तो इसका हो जाएगा C का 3। देख लेते हैं, A का 2, B का फर्स्ट, C का 3। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आपको रे डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाने हैं। नेक्स्ट 52, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसी अवतल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होने के पश्चात से गुजरती है। कनकेव मिरर इस तरीके का होता है। देखिए, कनकेव मतलब गुफा, तो गुफा जैसा हो गया ना।
पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर पैरेलल होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से होकर गुजरेगी, देन पासेस थ्रू द फोकस। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन इंफिनिटी देन द इमेज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर। यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रतिबिंब क्या होता है। अनंत पर है मतलब कि रे जो आएगी वो हमें पैरेलल नजर आएगी और वो हमें फोकस पे बनाएगी, तो ये इमेज कैसा है, रियल है, क्योंकि रे एक्चुअल में कट रही है और बहुत ज़्यादा छोटा है, डिमिनिश्ड है। तो एट द फोकस हाईली, ये वर्चुअल नहीं है, एट द फोकस हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है 54, इन द केस ऑफ प्राइमरी रेनबो द रे ऑफ ए लाइट सफर इन द वाटर ड्रॉपलेट। पानी के बूंद के अंदर के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। देखिए, दो तरह के रेनबो होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। मैं आपको दोनों का रे डायग्राम बताती हूँ, प्राइमरी रेनबो में क्या होता है और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है। देखिए, प्राइमरी रेनबो में हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, ये रे ऑफ लाइट आ गई। फिर देखिए, बाहर का मीडियम और अंदर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि ये जो एंगल होती है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है। तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। प्राइमरी रेनबो में क्या हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अगर ऐसा होता है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर तो हमें प्राइमरी रेनबो दिखेगा। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, एक बार रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी क्या हुआ है, ये रे ना अंदर ही सरफेस पे हिट कर रही है, तो एक बार और इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्शन। तो इसमें 2 रिफ्रैक्शन हुए और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए। तो आपको ये डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ट्वाइस एंड रिफ्लेक्शन वंस। नेक्स्ट है 55, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 1 इज इक्वल टू। यहाँ पे दिया हुआ है कि C क्रिटिकल एंगल है, तो जब क्रिटिकल एंगल होता है तो जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे होता है वो नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डेंसर मीडियम है 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। मैंने जूम कर लिया, तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, N2 sin C इक्वल टू N1 sin 90, sin C इक्वल टू N1 बाई N2। तो यहाँ पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 1, तो आ जाएगा cosec C, sin C का अपोजिट cosec C। करेक्ट आंसर है हमारा cosec C। देखिए, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ए सरफेस ऑफ फेज। तरंगग्राम को कला के पृष्ठ के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेव फ्रंट क्या होता है, मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से इस तरीके से रे निकलती है, एक ऐसा लाइन और या कर्व जिस पे कांस्टेंट फेज में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो उसे वेव फ्रंट कहा जाता है। तो वेव फ्रंट क्या होता है, एक सरफेस होता है
या फिर लाइन भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। तो अगर पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट का अगर पूछा जाए कि किस तरीके का होता है, तो स्फेरिकल होता है और कांस्टेंट फेज में वेव फ्रंट पे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर रे पैरेलल आ रही है तो इसका वेव फ्रंट हो जाएगा प्लेनर। Next question. If a plane wave front is incident on a convex lens, then the emergent wave front will be of the lens as its center. यदि कोई समतल तरंग उत्तल प्रक्षेपित होती है तो बाहर निकलने वाले हो जाता है और लेंस के पर अभिसरित होता है। देखिए प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब कि रे कैसी थी उसकी, रे मेरी पैरेलल थी। तो जो भी पैरेलल रे रहती है वो फोकस से पास करती है। तो अगर मुझे इसको कवर करके इन दोनों पॉइंट पे जो पार्टिकल्स उसको कवर करके वेव फ्रंट दिखाना हो तो वेव फ्रंट इसका कैसा आएगा, स्फेरिकल आएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा स्फेरिकल विथ फोकस। इस साइड भी आएगी स्फेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइट सीम्स टू टर्न अराउंड कॉर्नर एंड इंटर रीजन वेयर वी वुड एक्सपेक्ट ए शैडो, दिस इफेक्ट इज नोन एज। प्रकाश कोने से मुड़कर उस क्षेत्र द्वारा प्रतीत होता है जहां हमें छाया की अपेक्षा करते हैं। देखिए अगर ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये कोना है, अगर रे मैंने ऐसे डाला तो इसको सीधा सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये कॉर्नर से इसका डिफ्रैक्शन हो जाता है और जहाँ पे छाया दिखनी चाहिए वहां पे भी हमें लाइट नजर आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव सुपर इम्पोज करके एक रिजल्टेंट वेव बनाते हैं उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म एंड 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पतली प्रिज्म का न्यूनतम विचलन का कोण ज्ञात करें जहां प्रिज्म का कोण 5 डिग्री और उसका अपवर्तनांक 1.5 है। ये प्रिज्म है, इसका ए दिया हुआ है 5 डिग्री। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है n2/n1 - 1 × a। n2 होता है जहाँ को लाइट जाए डिवाइड बाय जहाँ से लाइट आए। तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो n1 एयर कंसिडर कर लेंगे और 1 कंसिडर कर लेंगे। n2 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1 × 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5। तो करेक्ट आंसर है हमारा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। रेफर टू द फ्लोइंग डायग्राम टू कैलकुलेट हाउ फार इन सेंटीमीटर विल द इमेज बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेंस ए बी इज द ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित आरेख का संदर्भ लें और गणना करें कि लेंस से कितनी दूर सेंटीमीटर में छवि बनेगी। ए बी एक वस्तु है। देखें रे के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं और रे के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं। तो इधर पॉजिटिव और इधर लेंगे निगेटिव। तो यू जो है हमारा रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो -20 और इसका फोकस इस साइड होगा तो फोकस हमारा पॉजिटिव आएगा और हमें v निकालनी है। लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v -20, f दिया हुआ है 7.5, 1/v 1/7.5 -1/20। इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/12। तो हमारा v आ गया 12। करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू द फ्लोइंग डायग्राम टू कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग की गणना करने के लिए निम्नलिखित आरेख का संदर्भ लें। देखिए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर हमारा पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है। तो पैरेलल में रजिस्टर का इक्विवेलेंट होता है
1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/15 प्लस 1/30, 1/r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट इक्वल टू 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 30, हमारा आ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टर 10 और ये 5 है। अब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में सिंपली ऐड कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 प्लस 5 15। लेकिन हमें निकालना है एमीटर, तो V इक्वल टू एमीटर की रीडिंग मतलब कि I निकालना है, V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल है 4.5, I R इक्वल टू 15, 4.5 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 0.3। देन करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट। The electric field produced by the charge Q at a point R is given as Q आवेश द्वारा बिंदु R पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए Q आवेश से इसके कारण से R डिस्टेंस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट +1 चार्ज है और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फोर्स होता है चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 4πε0 इंटू r²। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है 63, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डायपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस इज where p is the dipole moment, r is the distance of the point from the center of the dipole, where 2a is the distance between the two charges. यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हम अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2kp/r3, लेकिन ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है कि अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, तो बिना अप्रोक्सीमेशन के होता है 2kpr/r² माइनस a² 3/2। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है क्या। तो अगर r बहुत बड़ा है a से तो r² बड़ा हो जाएगा a² से, और r² माइनस a² अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kp/r² इंटू 3/2। देखिए 2kp/r3। देन करेक्ट आंसर है हमारा QAR। यहाँ पे K को भी ओपन करना है। देन आ जाएगा 2k इक्वल टू 1/4πε0 p इक्वल टू q इंटू 2a अपॉन r3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा थर्ड, QAR अपॉन πε0 r² माइनस a² अपॉन 3/2। इस क्वेश्चन इस इक्वेशन में अगर हम k की वैल्यू रख दें 1/4πε0 और p इक्वल टू q इंटू 2a, डायपोल की वैल्यू होती है q इंटू 2a, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेज, 2a अपॉन r² माइनस a² और 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा QAR अपॉन πε0 r² माइनस a² के पावर 3/2। नेक्स्ट है, एक मिनट, of charge q at a point is the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to that point। किसी बिंदु पर आवेश की बाह्य बल द्वारा आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य बराबर होते हैं। देखिए ये सिंपली डिफिनेशन से क्वेश्चन है। ये जो डिफिनेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी होता है
चार्ज Q एट ए पॉइंट वेयर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ब्रिंगिंग फ्रॉम Q को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम का लिखना हो, Q1 है और ये Q2 है, इस सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो इसका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है द वर्क डन इन असेंबलिंग द पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 इज इक्वल टू। असेंबल करना है मतलब कि कहीं से हमें Q1 चार्ज को लाना है, Q2 चार्ज को लाना है और Q3 चार्ज को लाना है और इसको इस डिस्टेंस पे हमें असेंबल कर देना है। तो इसमें जो वर्क डन किया गया वो हमें निकालना है। तो यह मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। Q1 Q2 Q3 इन दोनों के बीच डिस्टेंस है R12 R23 R13 13 नहीं है, इसमें R31 है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इस सिस्टम के निकालेंगे तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12 प्लस Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस Q3 Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें रूट है ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि इसमें पावर में -1 है। ये भी गलत है, ये भी गलत। नेक्स्ट है 66 विच ऑफ द फ्लोइंग रिजल्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर इज फॉल्स। चालक स्थिर वैद्युतिकी के संबंध निम्नलिखित में क्या असत्य है। At the surface of a charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point। ये करेक्ट है। किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा फील्ड होता है उस पे उसके सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा ही नॉर्मल होती है, सही है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, ये गलत है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, ये सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। देखें इनसाइड में कांस्टेंट होता है और वही वैल्यू होती है जो कि हमारा सरफेस पे होता है, तो ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज मेजर इन। किसी सुचालक पदार्थ की परावैद्युतीय समर्थ में मापी जाती है। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू ए गिवन मटेरियल विदाउट काउजिंग एनी ब्रेकडाउन, तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया और उसकी थिकनेस कितनी थी, थिकनेस ऑफ द मटेरियल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 68 एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। समानांतर परिवाधित में संग्रहित ऊर्जा किसके बराबर होती है। देखिए C कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है और एनर्जी स्टोर होती है हाफ C इंटू वी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें पुट कर दें, क्योंकि इसमें Q और C है, हाफ C, V की वैल्यू मैं पुट कर दूं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। करेक्ट आंसर है। आप दोनों ही फॉर्मूला याद रखिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच जाए, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर बाई C। नेक्स्ट है हमारा 69 व्हेन टू रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू।
यदि दो प्रतिरोधक R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हों तो उसकी प्रतिरोधकता किसके बराबर होती है। देखिए, जब समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ये R1 है, R2 है, तो R इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट पर यूनिट एरिया कॉल्ड करंट डेंसिटी J, where E is the charge on the electron and sigma is the conductivity and m is the mass of the electron, E is the electric field, tau is the relaxation time and n is the number of free electron per unit volume of the metallic conductor। विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्र J कहलाता है, J किसके बराबर होता है, जहां इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E विद्युतीय क्षेत्र है और n धातु के संधारित्र के प्रति एकांतक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए V इक्वल टू IR होता है, ये सबको पता है, इक्वल टू और रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो L बाई ए, जहाँ पे रो है रेसिस्टिविटी, L लेंथ है, A एरिया है और कंडक्टिविटी होती है 1/रो। तो हम इसमें लिख सकते हैं IL सिग्मा A V। यहाँ से मैं करंट को लिख सकती हूँ V सिग्मा A बाई L और V बाई L इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा A। अब मैं यहाँ से करंट की वैल्यू को J इक्वल टू I बाई ए इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, E सिग्मा A बाई ए, J इक्वल टू सिग्मा E। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड carrying a current I kept in an external magnetic field B is equal to L लंबाई वाला सुचालक जिसमें I धारा प्रभावित हो रही है में चुंबकीय क्षेत्र B कारण लगने वाले चुंबकीय बल किसके बराबर होता है। देखिए इसका ट्रिक है एक, बल इक्वल टू बिल, तो बल मतलब फोर्स और बिल BIL, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, बल इक्वल टू बिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक्चुअली होता है ये BIL साइन थीटा, मतलब कि लेंथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड what type of voltage is applied to the डीज ऑफ एन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के डीज पर किस तरह की वोल्टता का प्रयोग किया जाता है। देखिए साइक्लोट्रॉन जो होता है ना, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यूज किया जाता है और स्क्वायर वेव का यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्क्वायर वेव। नेक्स्ट है 73 टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ लेंथ L separated by a distance T and each carrying a current I attract each other with a force is equal to। दो समान लंबाई के सुचालक जो एक दूसरे के समानांतर दूरी पर है, तो उनमें से प्रत्येक में I धारा प्रभावित हो रही है, तो बल क्या होगा। लेकिन अगर ये मेरा फोर्स पूछ रहा है हमसे, तो अभी हमने पढ़ा बल इक्वल टू बिल BIL। इसमें I1 करंट है, दोनों में सेम ही करंट है, तो इसमें भी I है और इसमें भी I है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और लेंथ L है। मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो निकाले तो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πD इंटू I इंटू L, तो हो जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर L बाई 2πD। L यहाँ पे है कैपिटल L।
2πd। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विषय में निम्नलिखित में से क्या गलत है। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। ये करेक्ट है। ये सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। ये गलत है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाती है, तो बाहर नॉर्थ से साउथ होती है और अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। मतलब वो ऐसा होता ही नहीं है कि कहीं से वो स्टार्ट हो रही है और कहीं पे एंड हो रही है। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट। सेम बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ and carrying a current I. The magnetic field in the interior of the solenoid was shown to be given by B naught. एक लंबी परिनालिका लीजिए जिसकी प्रति इकाई लंबाई में n फेरे हैं और जिसमें I धारा प्रभावित हो रही है, तो इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट n I बाई एल। यहाँ पे म्यू नॉट है हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर, n है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट और L है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। n बाई एल की वैल्यू दी हुई है n, म्यू नॉट n I। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। The relationship between the relative magnetic permeability of a substance and magnetic susceptibility is given by। किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या रिलेशन होता है। देखें, आपेक्षिक प्रवणशीलता और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स होता है। तो इसे आया कैसे, बी इक्वल टू होता है बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट होता है हमारा म्यू नॉट इंटू एच और बी एम होता है म्यू नॉट इंटू एम। म्यू नॉट, अगर हम यहाँ से म्यू नॉट एच को बाहर निकालें तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एम बाई एच और एम बाई एच आता है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और यहाँ से एक बी बाई एच म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एच क्या है और एम क्या है। एच है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी मैग्नेटिक फील्ड है और एम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा 77। AC पावर इज एक्सप्रेस्ड एज वेयर Im इज द एम्पलीट्यूड ऑफ AC करंट एंड R इज द सर्किट रेसिस्टेंस। AC शक्ति को द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां धारा का आयाम है और R सर्किट का प्रतिरोध है। पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, लेकिन एसी के लिए आई आर एम एस लिखते हैं, जो कि आई आर एम एस होता है पिक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। ये हो जाएगा आई आर एम एस हो गई, ये आई पिक वैल्यू हो गई, आई पिक वैल्यू डिवाइड बाई 2 इंटू आर। आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई एम मैक्सिमम पिक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2।
नेक्स्ट है हमारा 78। For a series RLC circuit driven by a voltage V equal to Vm sin omega t, the current is given by I equal to Im sin omega t plus 5. The impedance Z of the circuit where Xc is the capacitive reactance and XL is the inductive reactance. वोल्टेज V equal to Vm sin omega t द्वारा संचालित किसी ने बंद RLC परिपथ में धारा का मान I equal to Im sin omega t प्लस 5 द्वारा दिया जाता है तो परिपथ की प्रतिबाधा होती है एक्सेल पर प्रेरणिक प्रतिघात है। देखिए जो रजिस्टर में होता है ना, करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, लेकिन कैपेसिटर में हमारा वोल्टेज आगे होता है और इंडक्टर में वोल्टेज पीछे होता है, ये आपको याद रखनी है। तो V इक्वल टू आई आर होता है, मतलब कि हम V जैसा बिहेव करेगा वैसा ही R बिहेव करेगा। तो हम इधर लिख सकते हैं, इसको R से डिनोट कर सकते हैं, इसको XC से, क्योंकि कैपेसिटर के लिए जो हमारा रेसिस्टेंस आता है वो XC आता है और ये हमारा XL है। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट लिखूँ, ये R और इस डायरेक्शन में हो जाएगा XC माइनस XL। तो इसका मुझे इफेक्टिव निकालना है। जब दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो इफेक्टिव होता है रूट ओवर दोनों वेक्टर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच थीटा 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट है द इक्वेशन E डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट। समीकरण E डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्रदर्शित करता है। देखिए ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है कि अगर गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज प्रेजेंट है तो हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज, तो आता है E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो चार्ज है ना वो हमें लेना है सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर का ही चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ड्यू टू ऑल चार्जेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। द वेवलेंथ ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बिटवीन दोज ऑफ द रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड। किस विद्युत चुंबकीय तरंगे की तरंग रेडियो तरंगे और अवरक्त तरंगों के बीच होती है। देखिए आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी, गामा रे फिर आता है एक्स रे के बाद आता है हमारा अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल के बाद इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव लास्ट में आता है हमारा रेडियो वेव। तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लेमडा हमारा इंक्रीज करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द वेवलेंथ ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बिटवीन दोज ऑफ रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड। रेडियो वेव इंफ्रारेड के बीच कौन है, माइक्रोवेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है 81। फॉर ए डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन ए हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स for rotation is provided by electrostatic force of attraction between the proton and electron which is equal to। देखिए क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मेरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे भी चार्ज ई होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज ई होता है, इसमें निगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट है हमारा द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द ऑब्जर्व वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन इज 1 बाई लेमडा 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर वेयर आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर द लाइमन सीरीज द वैल्यू ऑफ के इज। देखें लाइमन, फिर होता है बाल्मर, फिर होता है पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफंड। ये मेरा है ब्रैकेट, ये मेरा है पास्चन, ये है बाल्मर और ये है लाइमन।
इसके लिए होता है n इक्वल टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे k है तो k हो जाएगा ये k इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे लाइमन के लिए पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, आपको याद करनी पड़ेगी, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the energy of electron in the nth orbit of a hydrogen atom is equal to। the हाइड्रोजन परमाणु के nth कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। देखिए, एनर्जी nth ऑर्बिट का किसी भी एटम के लिए फॉर्मूला होता है, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई n²। देखिए, निगेटिव आता है क्योंकि अट्रैक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द बोर रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक हाइड्रोजन एटम के बोर की त्रिज्या इसके मुख्य क्वांटम नंबर के होती है। इस इक्वेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारा क्वांटाइज होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम NH/2π। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पे r की रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ और इधर m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो m² v² बराबर आ गया मेरा u² m 4πε0 × r²। तो यहाँ पे m² v² r² n² h²/4π²। m² v² है हमारा e² m अपॉन 4πε0 × r²। r² इंटू r² m अपॉन 4πε0 r² इंटू r भी आएगा ना, n² h² अपॉन 4π²। तो ये मेरा r² कट गया। यहाँ से r जो आएगा मुझे सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो r प्रोपोर्शनल टू n², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ ए लाइमन सीरीज फॉर n इक्वल टू 2, रिडबर्ग कांस्टेंट 1.1 × 10⁻7। n इक्वल टू 2 के लिए लाइमन श्रृंखला की वर्णक्रमीय की तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। तो इसका हो जाएगा हमारा 1/λ इक्वल टू होता है rz² 1/n1 - 1/n2²। हमें लाइमन सीरीज के लिए निकालना है स्पेक्ट्रल लाइन। देखिए ये n, यहाँ पे हमारा n1 इनर ऑर्बिट 1 होगा, और स्पेक्ट्रल लाइन बनती है जब सेकेंड से फर्स्ट पे आता है तो उसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। तो n2 हमारा यहाँ पे 2 होगा। रिडबर्ग कांस्टेंट 1.1 × 10⁻7, और हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 - 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 121 नैनोमीटर। नेक्स्ट है 87, न्यूक्लियस ऑफ 237 Np93 emit an alpha particle to give nucleus of। देखिए Np237 और 93, इसके बाद मुझे अल्फा पार्टिकल मिलेगा। ये होता है एटॉमिक मास और ये हमारा एटॉमिक नंबर है, तो जो x बनेगा, जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो भी कंजर्व होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी कंजर्व होता है। जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो आ जाएगा 233 और 93 में से ये 2 जाएगा तो 91। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, 209 Bi 83 Tia 81 प्लस अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A।
देखिए, जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो भी कंजर्व होता है, जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में होगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो भी कंजर्व होगा। तो 209 इक्वल टू A + 4, A इक्वल टू 205। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। देखिए, नेक्स्ट है हमारा 120 SN50 एंड 118 SN50 आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको सभी पता होने चाहिए। यह है 120 SN50, 118 SN50। यहाँ पे ये जो है वो मास नंबर होता है और ये होता है एटॉमिक मास। तो जब मास नंबर सेम हो, मास नंबर सेम, तो उसे बोलते हैं वो आइसोटोप है। और जब हमारा एटॉमिक मास सेम, तो वो होता है आइसोबार। और जब हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है तो वो होता है आइसोटोन। और आइसोमर क्या होते हैं? जिनके ना स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं आइसोमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोटोप, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर सेम है। 90 देयर इज इनफ हाइड्रोजन इन द सन टू कीप इट गोइंग फॉर अबाउट, देखिए 5 बिलियन ईयर तक। हाइड्रोजन जितना है हमारे सन में वो 5 बिलियन ईयर के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म कैसे हो जाएगा? अभी सन में क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे ये जो सन में ड्यूटेरियम है ना, वो कंबाइन करके हीलियम बनाता है और उसी से एनर्जी मिलती है। तो जितना भी ड्यूटेरियम है सन में, वो 5 बिलियन साल तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है 91। 91 है एन एटम ऑफ 72 जर्मेनियम 32 हैज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। देखिए 72 और 32, ये जो होता है ना वो Z+N होता है और ये होता है Z। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 72 - 32 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। एंड करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 हाफ लाइफ ऑफ इर्बियम 165 is 10 hours. How much erbium will left out of 0.5 gram after 20 hours? देखिए 0.5 ग्राम, एक हाफ लाइफ मतलब 10 घंटे के बाद इसका आधा हो जाएगा तो 0.25 हो जाएगा। फिर 10 घंटे बाद इसका भी आधा हो जाएगा तो 0.125 ग्राम बच जाएगा। तो 20 घंटे के बाद 0.125 ग्राम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप कभी भी इस इक्वेशन का यूज ना करें। नेक्स्ट है 93 न्यूट्रॉन 10235 यूरेनियम 92 BaY56 फाइंड y फ्रॉम द गिवन फिशन इक्वेशन। देखिए हमें इसमें क्या करना है, बैलेंस करना है। 1 + 235 इक्वल टू y + 93 इक्वल टू, देखिए 3 × 1 मतलब 3, 236 - 96, तो y आ गया हमारा 0। देखिए लास्ट 0 एक ही में, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट है 94 H11 + H11 2H1 प्लस, तो क्या बनेगा? हमें क्या होता है, एटॉमिक मास कंजर्व होता है तो 1 1 + 1, इधर 2 है तो जो भी यहाँ पे मान लो आएगा x, उसका ऊपर 0 होगा, नीचे 1 + 1 इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1 1 आएगा तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास कंजर्व होगा। एटॉमिक मास जो रिएक्टेंट का होता है वही प्रोडक्ट का भी होता है, और एटॉमिक मास जो रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट का, और जो एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट का वो एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट का। तो
ये इसको क्या बोलते हैं, ये होता है पॉजिट्रॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट इन एन एटम ऑफ एटॉमिक मास। इतना है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर दिस। परमाणु द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के परमाणु में द्रव्यमान दोष की गणना करिए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान क्रमशः इतना है। देखिए मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हम इस फॉर्मूला में सबसे पहले हम नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन 16 और 8, इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो आ जाएगा 8, 16 माइनस 8, प्रोटॉन 8 और इलेक्ट्रॉन 8, क्योंकि ये जो होता है प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ मास ऑफ एटम दिया हुआ है मेरा 16.12744 माइनस न्यूट्रॉन, और इसका मॉडुलस में आप वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव में ही आंसर निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 माइनस 8 इंटू 1.00727 माइनस 8 इंटू 0.55। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.0044। आपको सॉल्व जरूर करना है 0044। नेक्स्ट है हमारा 96, द 3 इलेक्ट्रोड ऑफ ए वैक्यूम ट्रायोड वेयर एनोड प्लेट एंड द वैक्यूम ट्रायोड के 3 इलेक्ट्रोड एनोड प्लेट हैं। देखिए वैक्यूम ट्रायोड क्या होता है, एक इसमें कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और इसको हम नेगेटिव से चार्ज करते हैं और इसको एक हीटर से हीट करते हैं। कैथोड को प्लेट भी कहते हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। क्यों निकलेगा, देखिए एक तो हम हीट कर रहे हैं, ऊपर से मैंने यहाँ इसे नेगेटिव बैटरी से जोड़ी है, तो इसके रिपल्सन से भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलना चाहेगा और हीटिंग की वजह से भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलता है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो करने लगेगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इस मेथड से हम करंट जनरेट करते हैं। लेकिन ये ऐसा आता है कि इससे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, तो करंट हमारा बहुत कम मिलता है। तो हम बीच में एक ग्रिड लगा देते हैं, ग्रिड लगा देते हैं और इसको हम पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा तो करंट का भी फ्लो बढ़ जाएगा। इसी को हम ट्रायोड कहते हैं। कि देखिए 3 प्लेट यूज हो गया, कैथोड, ग्रिड एंड एनोड, तो इसे हम ट्रायोड कहते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ग्रिड। देखिए अभी ये टेट्राओड कैसे बनता है। अगर ये मेरा कैथोड प्लेट है, अगर मैंने 2 ग्रिड लगा दिया, इसको भी पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको भी पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो 2 ग्रिड लगा देंगे तो क्या होगा, इससे भी अट्रैक्ट करेगा, इससे भी अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो और बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेट्राओड। और वाल्व किसको कहते हैं, वाल्व कहते हैं सिंपल। ये मेरा कैथोड है और ये मेरा एनोड है, इसमें बीच में ग्रिड नहीं है, ओनली हीट कर रहे हैं, और ये बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और उसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम वाल्व कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड। इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विथ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। देखिए सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम किसी तरह की डोपिंग नहीं करते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोप करते हैं। सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब उसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। लेकिन अगर हम ट्राईवैलेंट को डोपिंग कर देंगे इसमें, तो इसको तो 3 ही चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर ये इसके साथ बनाएगा तो होल्स मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएंगे, होल्स मेरा मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में हो जाएगा, क्योंकि इसको तो 3 ही चाहिए ना। तो 3 चाहने के लिए ये सिलिकॉन को अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा, तो ही इसके साथ ये ट्राईवैलेंट जो इम्प्रिटी हम डोप करते हैं वो इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्रिटी के साथ बॉन्ड बनाने के कारण इसमें होल्स मेरा मेजॉरिटी कैरियर में हो जाता है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में हो जाता है। ये गलत है। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल बिकम माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन बिकम द माइनॉरिटी कैरियर एंड होल्स द मेजॉरिटी कैरियर। करेक्ट आंसर है थर्ड। और ये इसका जस्ट अपोजिट होता है अगर हम पेंटावैलेंट को डोप करेंगे। पेंटावैलेंट को डोप करेंगे तो क्या होता है, पेंटावैलेंट को डोप करते हैं तो इसके पास 5 होते हैं वैलेंसी, तो इसको ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, जिसके कारण से जितने पेंटावैलेंट डोप करेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में हो जाता है और होल्स में माइनॉरिटी कैरियर में होता है। नेक्स्ट है हमारा 98। इन ए ट्रांजिस्टर द इज ऑफ मॉडरेट साइज एंड हैवली डोप। एक ट्रांजिस्टर में मध्यम आकार का और भारी ढंग का होता है। देखिए ये होता है, इस टाइप का होता है। इसमें ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी होती है, इमीटर की मॉडरेट होती है और बेस सबसे थिन होता है। तो मध्यम आकार का इमीटर होता है और इसकी डोपिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें डोपिंग, इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है, इसकी डोपिंग कम होती है, इसकी डोपिंग मेजरेट होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है 99। When a transistor is used in a common emitter configuration, the variation of the voltage is called the input characteristics। जब एक ट्रांजिस्टर का आम उत्सर्जक विन्यास से प्रयोग किया जाता है तो वोल्टेज भिन्नता को इनपुट विशेषता कहा जाता है। देखिए कॉमन इमीटर है, मैंने इसको कॉमन कर दिया, ये मेरा बेस है और ये मेरा कलेक्टर है। ये बेस है, ये कलेक्टर है, इमीटर है। ये बोल रहा है इनपुट रेसिस्टेंस। तो इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, इनपुट रेसिस्टेंस देखो यहाँ से हम निकालेंगे I = V/R। करेक्ट ना, मुझे रेसिस्टेंस करना है तो V/I। वेरिएशन ऑफ द V हो जाएगा बेस इमीटर वोल्टेज, क्योंकि इनपुट हम बेस में ही देते हैं, तो बेस इमीटर वोल्टेज बाय बेस करंट। और यहाँ पे आता है कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। ये होता है इनपुट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आ जाएगा हमारा वेरिएशन ऑफ द किसका है, बेस करंट है विद द बेस इमीटर वोल्टेज। करेक्ट है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, बेस करंट का वेरिएशन देख रहे हैं बेस इमीटर वोल्टेज के साथ। तो हमारा हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये ग्राफ आता है हमारा वेरिएशन ऑफ बेस इमीटर वोल्टेज विथ वेरिएशन ऑफ बेस करंट। इसके साथ जो ग्राफ आता है उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये इनपुट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन। द आउटपुट ऑफ ए OR गेट इज 0 देन इफ द इनपुट आर। देखिए OR गेट, OR गेट इफ, ये एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। यदि इनपुट इतना है तो OR गेट का आउटपुट 0 होता है। OR गेट मतलब होता है हमारा प्लस साइन।
प्लस साइन करके अगर देख लीजिए 0 आता है, तो 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि हमें आउटपुट 0 है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो और अपलोड कर रखी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।